हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट-पीट मेथड, जो कि हमारा एक जनरलाइज मेथड है किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको जनरल मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमारे पास जितने भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर हमारा क्वेश्चन अगर उस कैटेगरी में आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन पहले हम उसी मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम चार्ट-पीट मेथड की तरफ आएंगे। दूसरी चीज ये, कभी कभी आपसे बोला जाता है कि सॉल्व बाय द चार्ट-पीट मेथड। यदि क्वेश्चन में आपका अगर लिखा हुआ है सॉल्व बाय द चार्ट-पीट मेथड, तो आपको चार्ट-पीट मेथड से ही सिंपलीफाई करना और किसी मेथड से सिंपलीफाई नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम चार्ट-पीट मेथड से क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कैसे हम सबसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वर्किंग रूल बना रखा है, उस वर्किंग रूल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग रूल हमारे पास क्या है, आपके पास मान लेते हैं कि हमारे पास पहली स्टेप है, लेट वी हैव any non-linear partial differential equation of first order is f of x, y, z, p, q equal to 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फाइंड del f upon del x, del m upon del x, del f upon del y, del f upon del z, del f upon del p and del f upon del q। Okay, point number 3, the Charpit auxiliary equation is dp by del f upon del x, p del f upon del z, dq del f upon del y plus q del f upon del z। This is dz upon minus p del f upon del p minus q del f upon del q। This is dx upon minus del f upon del p and dy upon minus del f upon del q and last is df upon c। स्टूडेंट, हम जब इस मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आपको एक इक्वेशन दे दी आती है, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास f of x, y, z, p, q है, यानी कि उसको हम f मान के सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस इक्वेशन को एक बार x के लिए, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए, एक बार p के लिए और एक बार q के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस चार्ट-पीट इक्वेशन में हम ये वैल्यू को रख देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये चार्ट-पीट का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, इसका आपको ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्डर हमारे पास जनरली गलत हो जाता है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व गलत हो जाता है। पहले dp आएगा, फिर dq आएगा, फिर dz आएगा, फिर dx आएगा और dy आएगा। लास्ट में हमने df इक्वल टू 0 हमने इसलिए रख रखा है, कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू 0 बन जाती है, हम उसको किसी और के इक्वल लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, मतलब 0 होगा, जैसे कि हमने लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा। अब सवाल ये उठता है कि इन वैल्यू को इस बार रख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पुटिंग द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q such that
P and Q are independent to each other, और यहाँ पर क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू जो होगी एक दूसरे से फ्री होना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सिंस dz इक्वल टू pdx प्लस qdy, putting the value of P and Q and integrate it, और साथ में हम उसे इंटीग्रेट कर दें। ठीक है। which gives required complete solution। वो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम जो भी यहाँ पर P और Q निकालते हैं तो हमारे पास कुछ वहाँ पर कंडीशंस बनती हैं कि P और Q जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। तो इस चीज का आप ध्यान समझ लें। हमने क्या करा, हमने अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारे पास कई केस जनरेट होते हैं। इस केस को थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। हो सकता है इसी केस में आपके पास dt इक्वल टू 0 और dq इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ऐसा होगा कि हम इसको सीधे सीधे बोले कि हमारे पास b इक्वल टू a और q इक्वल टू b आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे करेंगे पुट इन इक्वेशन 1 which is required solution। वही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और हमारे पास क्या केस बन सकते हैं, हो सकता है कि P की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है हमारे पास P जो है इन टर्म्स ऑफ Q मिल जाए, P जो है इन टर्म्स ऑफ Q मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है Q कांस्टेंट मिल जाए या Q इक्वल टू 5 मिल जाए। इन दोनों ही कंडीशन में हम अपनी वैल्यू पुट इन फर्स्ट करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। और अगर P अगर कांस्टेंट है और हम इक्वेशन को 1 में रखेंगे तो हमें Q मिलेगा। इसी तरह हमें 5P और 5P मिलेगा तो भी हमें Q की वैल्यू मिलेगी हमारे पास। कुल मिला के हमें ध्यान ही रखना है कि जो भी हम P और Q निकाल रहे हैं वो एक दूसरे से फ्री होना चाहिए। जैसे हमको ये वैल्यू मिलती है, ध्यान ही रखना है कि जब हमें Q मिलेगा तो Q अगर इस केस में मिलता है तो Q को वापस हमें यहाँ पर रखना भी है, जिससे कि हमारे पास क्या होगा, P भी Q से फ्री हो जाएगा। अब जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास P और Q फ्री हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसे dz इक्वल टू pdx प्लस qdy के अंदर रखेंगे और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। एक बार फिर से समझ लें कि एक्चुअली किस तरीके से प्रोसीजर सॉल्व होगा। जो इक्वेशन दी उसको r मान लिया, उसको पांचों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया। उन सभी की वैल्यू को हमने चार्ट की ऑक्सिलरी इक्वेशन में दिया। करने के बाद इन ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम P और Q की वैल्यू निकालेंगे और P और Q की वैल्यू निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि वो एक दूसरे से फ्री होना चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो फिर हमारा P और Q सही नहीं माना जाएगा। निकालने के बाद उस P और Q को हम यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। बार-बार एक चीज को मैं ध्यान दे रहा हूँ, जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चूंकि हम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो केवल दो ही मौजूद होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा आते हैं तो फिर वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा।
ठीक है। अब हमने बताया कि अगर जो पी और क्यू की वैल्यू हमने निकालना है उसमें क्या क्या कंडीशन हमारे सामने बन सकती है। हो सकता है कि पी और क्यू आपके कांस्टेंट मिल जाए। अगर पी और क्यू अगर हमें कांस्टेंट मिल जाते हैं तो डायरेक्ट हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और रखने के बाद वही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि p कांस्टेंट मिलता है तो उसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो q मिलेगा हमें। q रखने के बाद वापस इक्वेशन में रखेंगे, p और q की वैल्यू उससे उठा के हम इंटीग्रेट कर देंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि p का मान q की फॉर्म में मिलता है उसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और रखने के बाद जो q मिलेगा उस q को वापस हम इक्वेशन p में रखेंगे जिससे में p q से फ्री हो जाएगा। फिर dz = pdx + qdy की फॉर्म में रख देंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। हो सकता है कि q कांस्टेंट मिल जाए या q इन टर्म्स ऑफ p मिल जाए, ये रिवर्स प्रोसेस हमारे पास है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है सॉल्व z = px + qy प्लस हम देखते हैं कि हमारा जो 4 हमने मेथड देखा हुआ है उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम किस प्रकार से 4 मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है सॉल्व z = px + qy + p * बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन दी है उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लिखेंगे 0 की फॉर्म में, यानी px - qy - pq = 0। ओके, अब मान लेते हैं लेट f = z - px - qy - ओके। हम इसे निकालेंगे पार्शियली डिफरेंशियल। क्या क्या हमारे पास आएगा, जैसे del f अपॉन del x, तो del f अपॉन del x कितना आएगा मेरे पास -p। फिर del f अपॉन del y कितना आएगा मेरे पास -q, और del f अपॉन del z कितना आएगा मेरे पास 1। del f अपॉन del p कितना आएगा -x -q। del f अपॉन del q कितना आएगा -y -q। ओके, द चार्टेड ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होती है चार्टेड ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज dp by del f अपॉन del x p, del f अपॉन del p, फिर dq by del f upon del y q, del f upon del z, so del z, next dz minus p del f upon del p minus q del f upon del q, ठीक है। फिर dx upon minus del f upon del p equal to dq upon dy upon minus del f upon del, ठीक है। ऑर्डर पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि dp dq dz dx d, ओके। अब क्या करते हैं, जो भी हमने वैल्यू निकाली हुई है उस सब वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या आएगी, जैसे dp by del f upon del x यानी कि -p, फिर प्लस p del f upon del z मेरे पास है 1,
फिर डी क्यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई मेरे पास है माइनस क्यू, फिर क्यू इंटू 1, देन dz के अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी मेरे पास है माइनस एक्स माइनस क्यू एंड क्यू, दिस इज माइनस वाई माइनस पी, फिर dx के अपॉन में है x प्लस क्यू, dy के अपॉन में है y प्लस क्यू। ठीक है, हमने वैल्यूज को रख दी। अब हम क्या करेंगे, हम क्या देखते हैं कि dp के अपॉन में मिल रहा है हमें 0 और dq के अपॉन में मिल रहा है 0, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिलेशन में जा रहा है। फ्रॉम, एक बात का ध्यान रखना है कि ये पूरी इक्वेशन जो होती है वो df अपॉन 0 के इक्वल भी नहीं जाती है। तो फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियो वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट two ratios we get dp equal to 0 and dq equal to, इंटीग्रेट कर दें हम दोनों को, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको, दिस इज p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b, क्या मिलेगा हमें, p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैंने आपको बता दें, यदि हमारे पास p और q की वैल्यू यदि कांस्टेंट मिलती है तो उन वैल्यूज को हम डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 पर रख देते हैं और वही हमारे पास रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। पुटिंग फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस a into, okay, this is required complete solution। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करा, जो एक क्वेश्चन दी हुई है हमें 4 पीट मेथड सॉल्व करने को, पहले हमने उसे 0 की फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद हमने उसे f की फॉर्म में लिखा और फिर उसको हमने एक बार x के लिए, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए, एक बार p के लिए और एक बार q के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया। जैसे हम इसको अगर x के लिए करते हैं क्या मिलेगा, माइनस p, y के लिए करते हैं तो माइनस q, z के लिए करते हैं तो हमें मिलेगा 1, p के लिए करते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस x और यहाँ से मिलेगा हमें q, q के लिए करते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें y और यहाँ से मिलेगा हमें, चार पीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इस तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना चार पीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन में लास्ट में df अपॉन 0 लिखना ना भूलें। हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमने क्या देखा कि पहले दो रेशियो के अपॉन में हमें मिलता है 0, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो लैग्रेंज मेथड पढ़ रहे थे, यदि किसी रेशियो के अपॉन में अगर 0 मिलता है तो उस रेशियो को अगर किसी और रेशियो के साथ सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें वो dp इक्वल टू 0 और dq इक्वल टू 0 ही मिलेगा। अब हमने क्या करा, dp और dp इक्वल टू 0 मिले हुए हैं तो हमने उनको दोनों को कर दिया इंटीग्रेट। तो हमारे पास जैसे ही हम p को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होगा a और यहाँ पे हमारे पास है p। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास p और q दोनों की वैल्यू अगर हमें कांस्टेंट मिल जाती है उन वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, वही हमारे पास रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, नोट करें। नोट कर लिया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, सॉल्व दिस इज pxy प्लस pq प्लस qy इक्वल टू y। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर इसको जो इक्वेशन दी हुई है
वो हमारी क्या आएगी इक्वेशन नंबर 1 गिवन, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज pxy प्लस pq प्लस qy माइनस yz इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये पूरी इक्वेशन जो है आपकी एक्टिव पर कितने लिखाएगी, दिस इज pxy प्लस pq प्लस qy माइनस yz। इसको हमने एक बार करा x के लिए, कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज py। इसको हमने किया y के लिए, हमको मिलेगा px प्लस q माइनस z। इसको हमने एक बार किया z के लिए, z के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, माइनस पाई। इसको हमने एक बार किया p के लिए तो मिलेगा xy प्लस q। इसको हमने एक बार किया q के लिए तो हमें मिलेगा p प्लस y। ओके, अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को अपनी चैप्टर की ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे। क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, दिस इज dp अपॉन del m अपॉन del x यानी कि py, दिस इज p del m अपॉन del y यानी कि माइनस y, दिस इज dq अपॉन del m अपॉन del y यानी कि px प्लस q माइनस z एंड प्लस q माइनस y। ओके, फिर df dz अपॉन कितना, माइनस p, दिस इज xy प्लस q माइनस q del m अपॉन del q p प्लस y। फिर dx अपॉन माइनस xy माइनस q और dy अपॉन माइनस p माइनस। ठीक है, आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर कि मुझे dp के अपॉन में 0 मिल रहा है। यदि हमें dp के अपॉन में 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि dp इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर dp इक्वल टू 0। अब हम ऐसे कर देते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, p इक्वल टू e। अब हम क्या देख रहे हैं कि p की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल रही है, लेकिन q के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास p की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल जाती है, p की कुछ और वैल्यू मिल जाती है, उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं और वहां से हम q की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। पुट इन फर्स्ट, पुट इन कितना आएगा मेरे पास, this is axy plus aq plus qy equal to y। ठीक है, सेकंड और थर्ड फंक्शन में q को बाहर निकाल कर कितना आएगा, a plus y equal to yz minus axy। तो मेरे पास q equal to कितना मिल जाएगा, यहाँ से मैंने y को अगर कॉमन निकाला तो z minus ax divided by a plus। अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, q मिल गया। अब हमने आपको क्या बताया कि जब भी हम p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे से फ्री होना चाहिए, यानी कि p की वैल्यू में q नहीं आना चाहिए और q की वैल्यू में p नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें वहां से वो चीज रिमूव करनी चाहिए। सिंस dz इक्वल टू pdx प्लस qd, अब p मेरे पास कितना है, a, dx, q कितना मेरे पास है, y, z माइनस ax अपॉन y प्लस a। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, यदि हमारे पास कभी भी अगर हमारे पास p या q की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाए या t की वैल्यू किसी और फॉर्म में मिल जाए, तो हमें यहाँ पर एक अरेंजमेंट करना होता है जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो सके। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें z के साथ क्या आ रहा है, ax। इसका मतलब ये हुआ
कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस सॉल्यूशन के अंदर हम x वाले टर्म को z के साथ अरेंज करेंगे। बात समझ आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि मेरे पास z के साथ क्या आ रहा है, ax आ रहा है, यानी कि मुझे z के साथ dx को अरेंज करना है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इस adx को यहाँ पर लेके आ तो dz माइनस adx, ठीक है, और z माइनस ax को इसके अपॉन में मैंने लिख दिया, और ये मेरे पास क्या मिला, y अपॉन 1 प्लस y प्लस a, तो मैंने यहाँ पर कर दिया दिस इज 1 माइनस a अपॉन y प्लस a, क्योंकि अगर मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा तो y अपॉन y प्लस a जो है वो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। अब हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मेरे पास कितना है, दिस इज dz माइनस adx डिवाइडेड बाय z माइनस ax इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन y प्लस a dy, और यहाँ पर मैं डाल दिया दूसरा इंटीग्रल कांस्टेंट। आप देखेंगे जैसे ही मैं z माइनस ax को अगर t मानता हूं तो z का डिफरेंशियल dz हो गया और ax का डिफरेंशियल adx। ध्यान रहे मैं पूरी टर्म को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो इंटीग्रल आएगा वो मेरे पास आएगा log z माइनस ax, दिस इज y माइनस a log a plus y plus c। now this is your required solution, ठीक है। एक बार और समझ लें, इस प्रकार से हमने किया, पहले क्वेश्चन को हमने लिखा, क्वेश्चन को में बोला गया है कि आप चार्ट मेथड से सिंपलीफाई कीजिए। हमने पूरे इक्वेशन को पहले जीरो के इक्वल लिया, लिखने के बाद जो लेफ्ट साइड का पोर्शन उस पूरे को हमने बोल दिया f। उस f को एक बार हमने x के लिए किया, एक बार y के लिए किया, एक बार z के लिए किया, एक बार t के लिए किया, एक बार q के लिए किया, और फिर हमने उसे चार्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने देखा कि dp के अपॉन में हमें मिल रहा है 0, और यदि हमें किसी भी रेशियो अगर हमें dp और क्योंकि हमें खास बात करना है कि हमें p और q ही निकालना है, तो खास हमें ध्यान रखना है कि हमें dp और dq को जरूर देखना है। dp के अपॉन में मिल रहा है 0, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास dp इक्वल टू हो गया 0। हमने दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट, हमें मिल गया p इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट a। उस कांस्टेंट को उठा के हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई axy plus aq plus qy इक्वल टू y से। हमको क्योंकि q निकालना है तो हमने q को अरेंज किया, बाकी सब हमको उधर पहुंचा दिया, तो q इक्वल टू हो गया y z माइनस x अपॉन a प्लस y। जब भी हमें p और q की वैल्यू कांस्टेंट के अलावा, ध्यान है p एंड q की वैल्यू कांस्टेंट के अलावा यदि हमें कुछ और मिलती है तो हमेशा हम dz इक्वल टू pdx प्लस 2dy का लॉजिक फॉलो करेंगे। हमने p और q की वैल्यू रख दी। अब हमारे मन में हमेशा सवाल उठता है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें। इंटीग्रेट को ज्यादा कठिन नहीं होता है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि ऐसी कौन सी टर्म यहाँ पर आ रही है जो z के साथ अरेंज होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर z के साथ माइनस ax आ रहा था, हमने क्या करा dx को dz के साथ अरेंज कर दिया, और z माइनस ax को हमने यहाँ रख दिया, और y अपॉन y प्लस a को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस a अपॉन y प्लस a। इस पूरे को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया log z माइनस ax इक्वल टू y माइनस a log a प्लस y प्लस, ठीक है। आप नोट करें आप इसको। नोट कर लिया आपने। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve p square plus q square by equal to q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिर से हमारा लॉजिक क्या रहा, जो इक्वेशन दी है हमने उसे बड़ा अज्यूम किया। पहले उस टर्म को हमने 0 के इक्वल लिखेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आएगा p स्क्वायर बाय
प्लस क्यू स्क्वायर बाय माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को f के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, तो ये हो गया p स्क्वायर बाय प्लस क्यू स्क्वायर बाय माइनस क्यू जेड। अब हम इसको एक बार x के लिए करेंगे डिफरेंशिएट, कितना मिलेगा बच्चों 0। y के लिए करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको अगर हम z के लिए करेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली माइनस क्यू। इसको यदि मैं p के लिए करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2py। अगर इसको मैं q के लिए करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 2qy माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को फिर से चार्ट की ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो dp अपॉन में कितना मिलेगा मुझे, del f अपॉन del x यानी कि 0, फिर p del f अपॉन del z यानी कि माइनस q, dq del f अपॉन del y यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q माइनस q, तो ये मेरे पास इससे कैंसिल हो रहा है, एंड dz अपॉन माइनस p del f अपॉन del p हमारे पास है 2p बाय माइनस q, del f अपॉन del q मेरे पास है 2q बाय माइनस z। नेक्स्ट dx अपॉन मेरे पास है माइनस 2p बाय, और dq अपॉन मेरे पास है, सॉरी दिस इज dy, और dy अपॉन मेरे पास है माइनस 2qy प्लस, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि पिछले हमने दो क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास dp या dq का फॉर्म में 0 बन रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ना ही मेरे पास dp के फॉर्म में 0 आ रहा है और ना ही dq के फॉर्म में 0 आ रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन हम फिर से अगर एक बात फिर से ध्यान से देखें तो हमारे मतलब dp अपॉन में मिल रहा है हमें माइनस pq और dq अपॉन मिल रहा है प्लस p स्क्वायर। अगर हम यहाँ से p से p कैंसिल कर देते हैं तो q q के साथ चले आएगा और p p के साथ चले आएगा, तो ये यहाँ पर हमारा पास लग गया वेरिएबल सेट, ठीक है। देखें क्या करें, this implies dp upon pq and dq upon p, okay? हमने p से p कैंसिल किया तो मुझे मिल गया p dp माइनस q p। हमने इसे कर दिया इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास कितना आया, दिस इज p स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज q स्क्वायर बाय 2 माइनस, और मैंने यहाँ पर a स्क्वायर बाय 2 एक इंटीग्रल कांस्टेंट कंसीडर किया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैंने a स्क्वायर बाय 2 ही क्यों लिया, तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, क्योंकि पूरी टर्म मेरे पास स्क्वायर में बन रही है तो मुझे यहाँ पर अभी p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर लेने में मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। अपॉन में 2 लेने की मुझे रीजन क्या है, 2 ले लेंगे तो पूरा 2 हमारे पास कैंसिलेशन की फॉर्म में आ जाएगा। हमने क्या देखा कि मेरे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास p और q जो है इस रिलेशन के फॉर्म में आ गए हैं, ना ही हमें p मिल पा रहा है और ना ही हमें q मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रिलेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में put in first, put in बच्चों में क्या मिलेगा, दिस इज a स्क्वायर y इक्वल टू q, ओके। अब हमें यहां से क्या मिलेगा, दिस इज q इक्वल टू a स्क्वायर y अपॉन z, क्या मिल गया हमें, a स्क्वायर y अपॉन z, यानी कि q हमें जो है p से फ्री मिल गया, लेकिन p अभी भी q पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है या उसके साथ कोई रिलेशन। हम क्या करेंगे, इस q को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, पुट इन 2, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज p स्क्वायर, दिस इज a टू द पावर 4 y स्क्वायर
अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, दिस इज ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। हम थोड़ा ऐसे निकाल लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर हमारे पास कितना आएगा, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि मेरे पास p की जो वैल्यू मिलेगी वो a अपॉन z अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने फिर क्या देखा कि p और q आपके अरेंजमेंट, हमारा p और q जो है हमारे पास एक दूसरे से फ्री। जैसे हमें लगता है कि हमारा p और q एक दूसरे से फ्री हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो बता रहा हूं मैं आपका, तो उसे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंस dz इक्वल टू pdx प्लस qdy, p कितना मेरे को मिला है, दिस इज a अपॉन z अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, और q कितना मिला है मुझे, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं अगर मैं सोचूं यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रल कर लूं तो मैं नहीं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकता। तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा, जो अपॉन पे जेड चल रहा है उसे मैं dz के पास शिफ्ट करूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिला बच्चों यहाँ पर, दिस इज z dz इक्वल टू a अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर dx एंड दिस इज ए स्क्वायर वाई। अब हम देखें कि z के साथ यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, y का टर्म मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे dy को यहाँ पर शिफ्ट करना z dz माइनस ए स्क्वायर वाई dy, और साथ में इसको इसके अपॉन में लिखेंगे हम, दिस इज अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू। इस चीज को थोड़ा ध्यान समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जब भी टर्म में ऐसी मिलती है तो हमें ध्यान ये रखना है कि z जिसके साथ हो, जिस वेरिएबल के साथ होगा उसी वेरिएबल को यहाँ पर अरेंज किया जाता है उसके डेरिवेटिव के साथ। तो यहाँ पे z के साथ y आया है तो हमने यहाँ पे dy को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस वैल्यू को उसके अपॉन में उतार दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो z dz a स्क्वायर बाय dy डिवाइड में अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। अब मैं इसको डायरेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं इसको पुट कर दूंगा, पुट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा जेड डी जेड ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी बाय 2। ओके, तो मेरे पास टर्म क्या है, दिस इज 1/2 dt by t इक्वल टू ax प्लस 1/√t का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, दिस इज 1/√t इक्वल टू 2√t इक्वल टू ax प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस रूट को वहां शिफ्ट करेंगे और t की वैल्यू को रख देंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, दिस इज z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेन क्या है कि जब भी हम चार्ट फीट मेथड सॉल्व करें थोड़े हमें अरेंजमेंट के बारे में खास ध्यान रखना है, क्योंकि तो सारी दिक्कतें जो होती है हमारे अरेंजमेंट की ही होती है। तो पिछले 3 क्वेश्चन में बच्चों आपने खास एक चीज देखी कि हम केवल पहले 2 रेशो से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है, क्या ऐसा जरूरी है कि हमारे पास पहले 2 रेशो से हमें सब कुछ मिल जाए, पी और क्यू मिल जाए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले 3 क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं पहले 2 रेशो से हमारे पी और क्यू में मिल पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके सामने बता देते हैं कि जिसमें हमें पहले 2 रेशो के अलावा हमें किसी और रेशो की भी रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा हमारे सामने।
सो 2z प्लस xp प्लस yq इक्वल टू yp। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर। पहला काम हमारे पास वही है कि जो एक क्वेश्चन दी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम 0 के 1 पर लिखेंगे। पहले हमने यहाँ पे क्या बोला, लेट f इक्वल टू 2z प्लस 2xp प्लस 2yq माइनस yq, ठीक है। डेल f अपॉन डेल x हमने निकाला। डेल f अपॉन डेल x निकाले कितना आएगा हमारे पास, दिस इज 2p। डेल f अपॉन डेल y निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास, ओनली 2q माइनस p स्क्वायर। डेल f अपॉन डेल z निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2। डेल f अपॉन डेल p निकालेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, दिस इज 2x माइनस 2y। और डेल f अपॉन डेल q निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली 2y, ठीक है। चेक कर लें, अपने पास x के लिए किया तो 2p मिला, y के लिए किया तो ओनली 2q मिला, और माइनस p स्क्वायर मिला। z के लिए किया तो ओनली 2 मिला, p के लिए किया तो 2x मिला, और साथ में माइनस 2y मिला। q के लिए किया ओनली 2y मिला। अब इन सब वैल्यू को हमने चैप्टर 2 ऑक्सिलरी क्वेश्चन के अंदर रखना है। तो dp अपॉन हमारे पास आ रहा है डेल f अपॉन डेल x, यानी कि 2p, एंड दिस इज p इनटू, ओके। देन dq अपॉन हमारे पास आ रहा है डेल f अपॉन डेल y, यानी कि 2q माइनस p स्क्वायर प्लस q इनटू 2, और dz अपॉन मेरे पास मिल रहा है माइनस p, this is 2x minus 2yp minus q डिवाइड में ओनली 2y। dx के अपॉन में हमें मिल रहा है माइनस 2x प्लस 2y, और dy के अपॉन में मिल रहा है माइनस 2y, ठीक। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास dp के अपॉन में मिल रहा है 4p, बाकी dq वगैरह में हमारे पास कोई सिंपलीफिकेशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन लास्ट हम देखोगे तो dy के अपॉन में माइनस 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पर पहला और लास्ट रेशियो लेके सिंपलीफाई करूंगा, जिससे कि मुझे p मिल जाए, ठीक है। देखिए हमारे पास आ रहा है dp अपॉन 4p और dy अपॉन माइनस 2y, यानी कि dp अपॉन p इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y, 4 से अपना कैंसिलेशन आ रहा है। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज log p माइनस 2 log y प्लस log a। a लेने के अब इस बार मैंने इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ले लिया, log a ले लिया, तो मुझे पूरे के अंदर log दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास ये इक्वेशन कितनी लिखाएंगे, दिस इज log a अपॉन y स्क्वायर एंड दिस इज log p। तो मेरे पास p इक्वल टू मिला है a अपॉन y स्क्वायर, और विद हमारे पास p जो है q से फ्री है। अब इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन प्रोसेस। 1 में अप्लाई करो क्या मिलेगा हमको, दिस इज 2z प्लस 2x a अपॉन y स्क्वायर प्लस 2yq इक्वल टू y a स्क्वायर अपॉन y टू द पावर, ओके। अब हमें q कौन दे रहा है, ओनली 2yq,
बाकी सब टर्म को उधर पहुंचा दें तो 2 माइनस 2z माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। हमने यहाँ पर 2 को डिवाइड किया 2y को, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, दिस इज माइनस z अपॉन वाई माइनस z अपॉन वाई फिर माइनस ax अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, तो 2y थोड़ा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर हमने लिखा तो हमारे पास कितना है a स्क्वायर अपॉन 2 y टू दी पावर 4। साफ साफ में दिखाई दे रहा है q भी हमारा p से फ्री है। ठीक है, यानी कि हमारे पास वो p और q मिल गए जो हमें डिजायर्ड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि p और q की वैल्यू हमारे पास है जो कि दूसरी फॉर्म में हमारे पास आ रही है, इसको हम dz इक्वल टू pdx की फॉर्म में रन करेंगे। Since dz equal to pdx qd, p कितना मेरे पास है a अपॉन वाई स्क्वायर dx और q कितना मेरे पास है माइनस z अपॉन वाई ax अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, ax अपॉन वाई क्यूब फिर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2y टू दी पावर 4 d। ठीक है, z अपॉन y माइनस x अपॉन y क्यूब और a स्क्वायर अपॉन 2y। अब हमारे मन में सवाल फिर से उठता है कि हम यहाँ पर कौन सी टर्म अरेंज करें। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास z अपॉन y मेरे पास आ रहा है, तो थोड़ा टर्म को सिंपलीफाई कर देता हूँ। a स्क्वायर a अपॉन y स्क्वायर माइनस z अपॉन वाई डी वाई माइनस ax अपॉन वाई क्यूब डी वाई एंड प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 y टू दी पावर 4 डी वाई। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि z के साथ y आ रहा है तो इस टर्म को पहले इधर उठा के ले आते हैं। कितना का z अपॉन वाई डी वाई। ठीक, अब ध्यान से देखो कि dx के साथ मेरा y भी आ रहा है और dy के साथ मेरे पास x आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों टर्म भी आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इन दोनों से हमने निकाला एलसीएम। y क्यूब आएगा तो एक y ऊपर चले जाएगा, तो हमारे ऊपर से हमारा a भी कॉमन आ रहा है। हमने लिख दिया y dx माइनस x dy। करेक्ट, यहाँ पर मेरे पास टर्म आ गए a स्क्वायर अपॉन 2y टू दी पावर 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला, कितना आया y dz प्लस z dy अपॉन में आ गया हमारे पास y और दिस इज a y टू दी पावर 3 y dx माइनस x dy एंड दिस इज a स्क्वायर अपॉन 2y टू दी पावर 4 dy। इस y को उठा के हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई और y dz प्लस z dy हमारे पास जो हो गया वो लिखा गया dy z। हमने इस दोनों टर्म की कर दी उल्टी। जैसे मैं y को तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को बच्चों में क्या मिलेगा, दिस इज y dx माइनस x dy अपॉन से मेरा y क्यूब तो अपना बचेगा कितना y स्क्वायर और यहाँ मेरे पास आएगा a स्क्वायर अपॉन 2y क्यूब। ठीक है, अब मैं इस टर्म को अरेंज करता हूँ। तो ये टर्म मेरे पास दिखाएगा जैसे d x अपॉन y प्लस a स्क्वायर अपॉन 2y क्यूब एंड dy। अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैं x अपॉन y में डिवाइड कर रूल का अप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा y स्क्वायर y x का डिफरेंट dx x और फिर y का डिफरेंट dy। ध्यान रहे हम सेम ये उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया। ठीक है, दिस इज dy तो आगे हमने करा इसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज yz इक्वल टू a x अपॉन y प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर अपॉन 2 y 2 माइनस साइन मेरे पास रहेगा और ये मेरे पास बन जाएगा 4 प्लस। ठीक है, तो
क्योंकि जब y की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -2 आएगा, वो डिवाइड में हमारे पास चले जाएगा तो हमारे पास आएगा 4/2। ठीक, तो एक बार अरेंजमेंट फिर से समझते हैं। एक्चुअली अरेंजमेंट ही थोड़ा इसमें दिक्कत देता है हमको। हमने बोला कि dz इक्वल टू pdx प्लस qdy लगाना है, क्योंकि हमारे पास z के साथ y आया है तो z को सबसे पहले हमें शिफ्ट करना है। हमने z y अपन y को शिफ्ट कर दिया। फिर हमने सामने देखा कि यहाँ पर dx के साथ y आ रहा है और dy के साथ x आ रहा है, इसको हमने ये दोनों टर्म भी मेरी अरेंज हो। तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल के y2 निकाला और हमने इसको साथ लिख दिया, ये हम तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पर इसको y को एलसीएम निकाला और इस y को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमें ये स्थिति हमारे सामने आ गई। इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं x/y और ये टर्म के साथ कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसका डिफरेंशियल हमारे पास ये है, इसका इंटीग्रल कितना हो गया yz, इसका ये भी डेरिवेटिव तो इसका इंटीग्रल ये हो गया और 1/y2 ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास y की पावर -2 और -2 पे 2 * 2 -4। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, चार पीट मेथड के अंदर हमने चार ऐसे क्वेश्चन उठाए जिसमें हमने देखा कि पहला क्वेश्चन हमने वो लिया जिसमें हमें p और q दोनों कांस्टेंट मिलते हैं। यदि हमें p और q अगर दोनों कांस्टेंट मिलते हैं, उस वैल्यू को हम डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि हमारे पास केवल p की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है। यदि हमारे पास केवल एक ही वैल्यू मिल पाती है p या q की, तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 रख देते हैं, उसके कोरस्पोंडिंग में दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास p है तो q निकलेगा, अगर q है तो p निकलेगा। उन दोनों p और q को उठा के हमने फिर से dz इक्वल टू pdx प्लस qdy के फॉर्म में रखा था और जहां पर हमने टर्म को अरेंज किया। अरेंज हमें तभी करना पड़ता है जब हमारे पास दोनों वैल्यू कांस्टेंट नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा और हमने एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी देखा कि हम ऐसा ना समझे कि हम केवल पहले दो रेशियो का ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, हम और भी रेशियो का यूज कर सकते हैं। हमारा केवल टोटल हमारा ये कांसेप्ट रहता है कि हम p और q निकाल लें जो कि हमारे पास एक दूसरे से फ्री। ठीक है बच्चों, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कैसे करूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर में आपको एक लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसमें केवल आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी आपका जीमेल अकाउंट है उसको वहां पर अटैच कर देना। जैसे आप ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल आईडी पर मिल जाता है, जो कि आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। तो ध्यान हमें यहाँ पर ये भी रखना है कि आप केवल जीमेल अकाउंट से ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाएगा। और जीमेल अकाउंट जरूर ओपन करें जिससे कि आप YouTube के मेरे चैनल के द्वारा जो भी लेक्चर्स डाले आ रहे हैं उससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।